Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? तो अच्छा भी है 2-3 मिनट है 7:10 पे स्टार्ट करते हैं। वाह, हो गया तलिया। All right, everyone. So the news from the center is that today we begin our discussion on electricity. ठीक है? अच्छा, like मेरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा वियर्ड है। वियर्ड तो खैर मैं खुद भी हूँ थोड़ा सा, बट वियर्ड ये है कि मैं पहले आपको पूरा ओ लेवल का डीसी सर्किट्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा। एक तो आपने करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ होगा, बहुत ही वाहियात किस्म का, सही है, इस पे मैं स्टैंप लगाने को तैयार हूँ, सही है। फिर मैं आपको तमीज से पढ़ाऊंगा एक्चुअली करंट होता है क्या। ये लेवल पर बहुत डिटेल में सिर्फ करंट की डिस्क्रिप्शन है, उसकी इक्वेशंस है, वोल्टेज एक्चुअली होता है क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर हम वो वाला पूरा पार्ट पढ़ेंगे और फिर हम ए लेवल की सर्किट की तरफ आएंगे, जो ए लेवल के स्टैंडर्ड ये डीसी सर्किट्स है ना, उस पर बात करेंगे। ठीक है भाई? तो मेरा इस बात पर पक्का ईमान है कि आप में से किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं आती। आती है? आती थी? हाँ, चलो चेक करते हैं। अभी मैं, आप बेफिक्र हो, पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद में कुछ करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? ठीक है? अच्छी आती ही नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन से भाई। इलेक्ट्रिसिटी में एक्सपेक्टेशंस ने हमेशा मुझे हर्ट किया है, इसलिए नो मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। आई एम गोना टीच ईच एंड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द स्क्रैच। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द पार्टी। सो चलो भाई, डीसी सर्किट ओ लेवल्स। देखिए भाई, एक ओ लेवल के बच्चे को
ओ लेवल में इलेक्ट्रिसिटी में पूरी ओ लेवल फिजिक्स में कुछ समझ आया ना, वो दो चीजें उसको हमेशा याद रहती है, एक F इक्वल M में और एक V इक्वल I R। ये दो इक्वेशन बच्चा फेल हो पास हो, ये दो इक्वेशन जरूर याद रखते हैं उसको। V का मतलब क्या बेटा? ओ माय गॉड, वेरी जीनियस। वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, measured in volts. I is, oh, you guys know a lot, measured in amperes, right? R is, oh, what distinction coming, resistance, which is measured in, ठीक है। आप इतना अगर आप इतना जानते हैं मेरे लिए बहुत है। इससे ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन हम नहीं लगाएंगे यार, ठीक है ना? हाँ, इतना ही याद है, इतना ही उम्मीद लगाएंगे आपसे, ठीक है? चलो भाई, ये डब्बा नजर आ रहा है, डब्बा, ये दिस इज अ रेजिस्टर। ओ वेरी गुड। इसको आपने लगा दिया एक सेल, सेल की दो डंडियां, एक बड़ी एक छोटी, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। हाँ, लेट्स से सप्लाई है 10 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 20 ओम का, बेटर V इक्वल आई आर लगा के हम करंट निकाल सकते हैं। ओए होए, V इक्वल आई आर, ठीक है भाई, वेरी जीनियस स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। V इक्वल आई आर भाई, वोल्टेज भी पता, रेजिस्टेंस भी पता है, कर लो भाई, शो ऑफ कर लो भाई। 0.5 है, ठीक। और करंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो आ गया बुक में भाई, ये कौन सा चैप्टर है? यार बुक यूनिफॉर्म में चैप्टर इलेक्ट्रिक नंबर फील्ड। तो मैंने याद भी नहीं किया हुआ है, पर इलेक्ट्रिसिटी में चलेगा ना, वेव्स के बाद वाला टॉपिक होगा आई थिंक। हर चैप्टर में, हर बुक में भी अलग अलग चैप्टर के हिसाब से हिसाब लगा हुआ होता है ना, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के नाम से टॉपिक सर्च कर ले रहे हैं, सही है। अच्छा भाई, चलो भाई, आप कुछ जगह में पहले भी करा देते हैं। अच्छा भाई, और एडवांस करते हैं भाई, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस 20 से कितनी कर दी हमने? 40। ओ हो भाई, मैं तो इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। वोल्टेज हो गया 10, करंट एज इट इज, रेजिस्टेंस हो गया 40, ठीक है भाई, करंट आ गया 0.25 एम, सही है। अब रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, 5 ओम्स, वही सप्लाई 10 वोल्ट की। V इक्वल आई आर। कैसे ऑनलाइन वाले भी झट झट जवाब दे रहे, सर क्या आपने बोल दिया हमें नहीं आता है? सब तो आता है हमें, ठीक है भाई। तो भाई रेजिस्टेंस कम करने से करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, चिलिंग सीन है भाई, ठीक है भाई। चलो, यहीं तक थी पार्टी, सही है। अब शुरू होगा मेरा टाइम, है पढ़ा रहा हो लेवल क्यों? काश की जिंदगी इतनी होती कि बस एक रेजिस्टर और एक सेल होता और V इक्वल आई आर होता और हम क्वेश्चन सॉल्व करके बाहर आ रहे होते, लेकिन हमारे पास सर्किट में हमेशा एक रेजिस्टर होगा नहीं। वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल रेजिस्टर्स, ओके, in different combinations. The possibility of combinations are infinite. हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है, ये समझिए। ओहो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भाई, क्या सबने नाम सुना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओ लेवल्स में? है भाई, क्या बात है। चलो भाई, इट्स शो टाइम। मैं आपके सामने एक क्यूट सा सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। अब सारे हो जाओ फुल एक्टिव, सही है। यहां से शुरू हो गई है पार्टी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, इस पूरे सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टर्स सीरीज में? R1 और R2 सीरीज में। जल्दी 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 सारे बताएं भाई, ऑनलाइन वाले ही बताएं। इस इस सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज में है? कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज में? ठीक है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है भाई। R1 R2 सीरीज में, सारे कंफर्म करें, सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरीवन एवरीवन प्लीज कंफर्म, इस सर्किट में which two resistors are in series combination? R1 R3 सीरीज में, कोई कह रहा है R1 R2 सीरीज, सिर्फ एक कैसे हो सकता है? सीरीज का मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कोई तो दूंगा, कौन सीरीज में? R1 R2 सीरीज में भाईजान, R1 R2 सीरीज में, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है भाई। दिस इज व्हाई आई हैव ट्रस्ट इश्यूज।
R1 और R2 सीरीज में नहीं है। ठीक है, सारे बोलो मैं तौबा करता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, इस बात से क्या R1 R2 सीरीज में, अभी एक्सप्लेन करूंगा, R1 R2 सीरीज में नहीं है। बल्कि काफी लोगों ने बताया कि सर R1 और R3 सीरीज में है, वो भी सीरीज में नहीं है, ये भी सीरीज में। मेरे भाई कोई भी, वेलकम टू ए लेवल्स। ठीक है, वैसे मैं ओ लेवल्स ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ओ लेवल पढ़ा के भी ए लेवल में बड़े ऐसा वेलकम करूंगा, आप याद करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, R1 एंड R2 सीरीज में नहीं है, बल्कि R1 R2 किसमें बोलो, पैरेलल में, पैरेलल में है। ये भी गलत है, R1 R1 R2 पैरेलल में भी नहीं है सर। देखो, R1 और R3 है वो सीरीज में, R1 R3 सीरीज में भी नहीं है बेटा, इसलिए लिख के काटा। ठीक है, सही है भाई बेटा। चलो एक काम करते हैं, R2 और R3 पैरेलल में है ना, ऐसा है, R2 और R3 पैरेलल में है। ठीक है, अच्छा बेटा आ जाओ, देखिए इस वक्त इतनी फारिग सी शक्ल लेके जो आपके आगे ऑनलाइन बैठा हुआ है बंदा, इस इंसान ने आपके इलेक्ट्रिसिटी के पूरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फंडामेंटल से करेक्ट कर। देखिए अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना, बड़े गौर से सुनिएगा। The real challenge in teaching A-level electricity is to first make our kids unlearn the crap that they have learned in O levels. और इसमें बिल्कुल भी आपके टीचर की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है O लेवल के माइंडसेट की और O लेवल के करिकुलम की। सबसे ज्यादा जो टॉपिक सफर होता है ना, वो सर्किट्स का होता है O लेवल्स में। माइंडसेट क्या है, अगर पहली बात तो 80-90% केसेस में तुम्हें इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले नहीं मिलते। दूसरा, अगर वो पढ़ाने वाला नहीं मिलता तुम उसको लिफ्ट नहीं कराते। सही है, बिकॉज आइडिया ये है कि भाई पास पेपर्स करो ना जल्दी से। आप लोग को डायरेक्ट पास पेपर्स में कूदने की आदत होती है, वो लेवल्स में आप पास पेपर सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जहां फंसते हो मार्किंग स्कीम देखते हो, खुद से लॉजिक बना लेते हो। ठीक है, और क्योंकि बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं, गिने चुने 8-10 सर्किट्स की शक्लें हर बच्चा याद करके चला, और ए स्टार भी आ जाता है। आप में से कितने लोगों का ए स्टार आया था वो लेवल्स में? सही है, अगेन दिस इज व्हाई आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। सही है, तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो जो फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं ना वो लेवल्स में, हम क्या करते हैं, हम किसी चीज, हम ना कॉन्सेप्ट्स की अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं। जैसे अगर आज मैं आपसे पूछूं ना कि क्यों आप सबने कहा कि R1 और R2 सीरीज में, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। आपके दिमाग में एक चीज बैठी हुई कि अगर कोई चीज लाइन से लगी हुई है तो वो सीरीज में। ठीक है, मैं टीचिंग छोड़ने को तैयार हूँ, आप मुझे कोई एक कमी सी किताब ला के दिखा दो जिसमें ये लिखा हो, ये तुम्हारी अपनी खुद की बनाई हुई कहानी। क्योंकि तुम ओ लेवल्स में सर्किट देखते थे जिसमें लाइन से लगे हुए होते तो सीरीज में होता था, तो तुमने खुद से उसकी कहानी बना दी। अच्छा, लाइन से तो सीरीज में, सही है। और पैरेलल तो इतनी वाहियात कहानियां होती हैं, ऊपर नीचे लगे हुए हैं, आजू बाजू लगे हुए हैं, तो पैरेलल में ऐसा कुछ भी नहीं। हमें प्रॉपर रूल समझना है, हमें हर मिथ जो जो होता है ना, एक बच्चा लेके बैठा हो, दो, अबे आधे आधे 80-90% बच्चे खुद से एक कॉन्सेप्ट बना के बैठे, which is an altogether a wrong concept. आप समझ लो। तो फर्स्ट आई हैव टू मेक श्योर दैट यू अनलर्न द क्रैप that you have somehow developed on the back of your mind. Then I'll be able to teach you the right concept. समझ लो ना, ये एक सिंपल सा सर्किट आपके सामने सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि अभी आपका ये भी कैलिबर नहीं है कि आप एक सर्किट को देख के ना बता सको कि इनमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ये तो बहुत बात की बात है कि आप सर्किट में करंट निकालोगे कैसे और वोल्टेज निकालोगे कैसे, सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे। अभी अभी तो हमें अपने आप को इतना फंडामेंटली करेक्ट करने की जरूरत है कि हम
सीख तो जाएंगे आखिर सीरीज बोलते कैसे, पैरेलल होता है क्या है, उसके रूल्स क्या है। अब मैं ना आपके आगे कुछ मिथ लिखता हूँ। सर मुझे ये बताना है कि तुमने, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? ऐसे ऐसे लगा हुआ है ना, मतलब पैरेलल है और क्या, पैरेलल मतलब पैरेलल यू नो। और क्या ये तुमने कहीं पढ़ा है? When current is divided, it's parallel combination. पढ़ा है ना? अच्छा, ये मिथ्स है यार। मिथ्स का मतलब मैं समझा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये गलत नहीं है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन आप इसको डेफिनेशन नहीं बना सकते, आप इसको आइडेंटिफिकेशन का रूल नहीं बना सकते। अगर आप बोलते हो ना जब करंट, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इसलिए आप रूल बना लो कि जहां करंट डिवाइड होगा वो पैरेलल में होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर ये कहते हो सर पाशा के दो कान है, दिखा देता हूँ भाई, मैं किसी को हो ना कि भाई यकीन ना है, सर पाशा के कितने कान है भाई, देख रहे हो, दो कान है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये कहना इंसानों वाली हरकत होगी कि जिसके दो कान वो सरपाशा? आप मेरे कैरेक्टरिस्टिक को, मेरी प्रॉपर्टी को मेरी डेफिनेशन नहीं बना सकते। हर दूसरे बंदे को आप रोके, यार आप सरपाशा हो, वो बोले मैं हो, चलो आपके भी दो कान थे ना, उनके भी, तो मुझे डाउट हुआ आप भी सरपाशा तो नहीं हो, चमाट रख देगा वो आपको कान के नीचे, कि पागल आदमी किस किस्म की बातें कर रहा है। सो जस्ट बिकॉज कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें करंट डिवाइड हो रहा था पैरेलल में, और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो हमने क्या किया, हमने उसी को पैरेलल की डेफिनेशन में। हालांकि मैं आपको कितने सर्किट दिखाऊंगा जिसमें करंट डिवाइड हो रहा होगा वो पैरेलल में। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमें इन मिथ्स को, यानी इन इन प्रॉब्लम्स को ना प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है कि यार हम जो बैक ऑफ द माइंड में चीजें लेके बैठे हुए हैं ना, वो हमारे को फेल करवा देगी ये लेवल एग्जाम। फिर वही वाली बात, सीरीज में करंट सेम होता है, तो सही बात है, सीरीज में करंट सेम है। अब आप इसको डेफिनेशन नहीं बनाओ ना, मैं आपको भी एक पैरेलल सर्किट बना के दिखा दूंगा जिसमें दो रेजिस्टर्स पैरेलल में और उनमें करंट सेम। भाई जो एक्चुअल रूल है ना आप वो फॉलो करो ना यार। ये थोड़ी कि जस्ट बिकॉज यू सी समथिंग हैपनिंग इन अ सर्किट यू मेक इट द डेफिनेशन ऑफ इट। तो आप कभी नहीं पढ़ सकोगे ए लेवल में सर्किट्स, बिकॉज एग्जामिनर विल मेक श्योर कि उसको ना, देखो एक जो जो आपका एग्जामिनर है ना वो भी मेरी तरह टीचर है, और मेरे को तो फिर भी 8-10 सालों में पढ़ाते हैं, वो 30-30 साल के टीचर होते हैं, उन्होंने हजारों बच्चे पढ़ाए, तो उनको पता होता है कि बच्चों के दिमाग में कौन सा मिसकंसेप्शन है जो बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करता है। दे विल श्योरली मेक अ क्वेश्चन टू 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 असेस दैट मिसकंसेप्शन, कि ये अगर ये बच्चा ये मिसकंसेप्शन लेके बैठा है ना, ये इसका आंसर ये लिख देगा, फौरन अक्टूबर नवंबर की ईमेल आएगी। तो तो लाइन से लगे हुए हैं तो सीरीज में है, ठीक है, करंट सेम है तो सीरीज में है, ठीक है। तो नेवर मेक अ property of something its definition। बहुत जलील हो जाओगे जिंदगी में वरना, ठीक है। तो आइए जरा शुरू करते हैं और आपसे अब पूछते हैं, आप सब ने पढ़ा है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप मुझे सिर्फ वन लाइनर एक्सप्लेन कर दें कि आपके पास क्या टूल है, क्या तरीका है, एक प्रिसाइज मेथड बता दें जिससे आप सर्किट में देख के बता सकें कि ये रेजिस्टर सीरीज में है या नहीं। एनीवन प्लीज, आई वुड, ताकि देखो तुम लोग जब बोलोगे ना तो आई विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट यू। समझ रहे हो ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी गलत एक्सप्लेनेशन बैठी हुई है तो हाँ वो तो गलत है, वो तो बिल्कुल ही वाहियात है कि अगर आप बोलो लाइन में लगे हुए हैं तो, ठीक है, सही है। एनीवन देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन लिसनिंग टू अस ऑनलाइन गेट्स इन्वॉल्व,
because if you don't speak, maybe you have a wrong concept on the back of your mind, and because we are not able to discuss it, you know, like we you have no idea आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा. स्विच से कनेक्टेड हो? नहीं. तो टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड इन सीरीज, नहीं रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज डिवाइड होता है, बट अगेन वो डेफिनेशन नहीं. हाँ बोलो बेटा. क्वेश्चन क्या था? हाँ, अच्छा सवाल है. सवाल ये था कि कैसे पता लगेगा कि टू और मोर रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सर उनका करंट जो होगा ना थ्रू आउट द सर्किट कहते सेम रहेगा. देखिए अगेन दिस इज अ प्रॉपर्टी, बट इसको पैरेलल में भी ऐसा हो सकता है, दो रेजिस्टर्स के अगर रेजिस्टेंस सेम होंगे उनका करंट सेम हो जाएगा. You cannot make this property as the definition. This is the problem. चले भाई, अब सुन लो प्रिसाइज्ड. और देखो एक चीज समझ लो तुम लोग ना, ए लेवल में तुम लोगों ने ना मुझसे ना प्रॉपर अड़ जाना है कि अगर मैं एक रूल बताऊं ना, तो अब मैं भी बाउंड हूं उस रूल को फॉलो करने. समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मैंने ये हरकतें करना शुरू कर दी ना कि मैं चार एक के बाद एक सर्किट सॉल्व कर रहा हूँ और अपनी अपनी लॉजिक बना के सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना. बोलना नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, आपने रूल बताया था, आप उसी रूल से सॉल्व करें. बिकॉज then and only then we will be able to develop that ability to 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 have that approach to solve a question. समझ लो? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ा मसला ये होता है यार, आप एक क्वेश्चन में फंसे, आप एक टीचर के पास गए, मेरे पास आओगे मैं सॉल्व कर दूंगा. अब आपको वर्किंग समझ आ जाएगी, फिर आप सर पकड़ के बैठे हो यार मुझे क्या इल्हाम होगा कि इस क्वेश्चन में ये वाली लॉजिक लगेगी. So we need to talk about fundamentals, we need to talk about an approach, and I am also bound to follow that, जो मैं सिखाऊंगा आपको. ठीक है? For every question that we do. सीरीज कॉम्बिनेशन की एक ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना, इससे ज्यादा ना इससे कम. वो ये कि two or more resistors are in series combination when they are connected in a circuit such that there is no alternate path for current or junction between any two resistor in the combination. बस दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स, two or more resistors are said to be in series combination if there is no junction between them, if there is no alternate path for the current to exist. अगर ये तीन रेजिस्टर्स सीरीज में, तो ये सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि ये लाइन से लगे हुए, ये सीरीज में इसलिए है, ये सीरीज में इसलिए क्योंकि इनके बीच कोई जंक्शन नहीं है. ये तीन रेजिस्टर्स अगर सीरीज में है, तो ये सीरीज में इसलिए नहीं है, ये सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन से लगे हुए हैं, बल्कि इनके बीच कोई जंक्शन नहीं. अगर एक चीज देखो, अभी अगर मैं बस एक वायर पकड़ूं, ठीक है, और एक वायर यूं लगा दूं, अब R2 R3 सीरीज में नहीं, अभी R2 R3 सीरीज में है, R2 R3 सीरीज में, अब R2 R3 सीरीज में नहीं है. क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या आ गया? जंक्शन आ गया. R2 R3 फिर से सीरीज में आ गए. अभी भी लाइन से ही लगे हुए, लेकिन अभी दोनों सीरीज में नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच क्या है? The moment you see a junction between two resistors, these two resistors are no more in series. तो I don't care लाइन से लगे हुए, आड़े तेड़े लगे हुए, अगर बीच में जंक्शन नहीं है तो सीरीज में एक सिंगल वायर के थ्रू एक ही रास्ता है करंट के लिए, खत्म. देखो मेरी बात सुनो शयान, अभी इन जंक्शन समझते हो ना क्या होता है? ये जंक्शन है. जंक्शन का मतलब रेलवे जंक्शन का नाम सुना है? जंक्शन समझते हो ना कि रेलवे जंक्शन होती है ना, यानी यहाँ से ट्रेन राइट भी निकल सकती है, लेफ्ट भी निकल सकती है, उसे जंक्शन कहते हैं. ठीक है, कि भाई यहाँ से मल्टीपल ट्रेन गुजर रही है, तो ये जंक्शन है. जंक्शन का मतलब यहाँ से आने वाला करंट यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है. अगर मैं ये जंक्शन हटा दूं, यहाँ से आने वाले करंट के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर दो रेजिस्टर्स के बीच बस एक सिंगल वायर है इस तरह से कि बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो वो सीरीज में. जंक्शन आ गया तो सीरीज में नहीं है, सीरीज में नहीं है.
लगे हाँ तो एक और चीज बता दूं, वैसे तो अभी तक हमें पैरेलल में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बट एक मिसकंसेप्शन अगेन बहुत से लोगों के बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ होता है कि अगर दो रजिस्टर सीरीज में नहीं है तो मतलब वो पैरेलल में होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैरेलल का अपना रूल है, सीरीज का अपना रूल है। इट इज बिल्कुल पॉसिबल कि एक सर्किट में दो रजिस्टर ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि सीरीज में नहीं है तो उसका मतलब वो पैरेलल में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो R1 R2 R3 are in series combination, R1 R2 and R3 are in, ये भी सीरीज में है भाई, क्या कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, आर यू ऑल विद मी गाइस? अच्छा, फिर वो एक जमाने में ओ लेवल्स पढ़ा रहा था बच्चों को, पता नहीं उनकी मिस ने बोल दिया ऊपर नीचे लगे हुए होते तो पैरेलल होता है। मैंने कहा जरा जरा तुझे बताता हूँ। मैंने कहा चल बता, अब ये सीरीज में पैरेलल है। नहीं नहीं बोल दो पैरेलल में है, बेशरम हो तुम लोग, पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है। ठीक है, तो लाइक ये क्या है बेटा, ये क्या है गाइस, ये सीरीज में, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेट पाथ फॉर करंट, कोई जंक्शन नहीं। ज़ैनब, जंक्शन का मतलब ये होता है कि यू नीड एन अल्टरनेट पाथ ना, जैसे यहाँ पे आप एक तार निकाल दो, मैं दिखाता हूँ अभी एक जंक्शन की एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो अब ये चार रेजिस्टर्स क्या सीरीज में लगे हुए, अब क्या चारों सीरीज में? चलो आप लोग मुझे बताओ इस सर्किट में कौन कौन सीरीज में? R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में ना। और R3 R4 चारों सीरीज में नहीं है एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो आप मेरी बात? R1 R2 are in series, but R3 is not in series with R1 और R2। R3 देखो, हालांकि R3 लाइन से ही लगा हुआ है ना इनके साथ, लेकिन क्यों? ये देखो, अभी कोई पूछ रहा था ना मुझे जंक्शन का मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये जंक्शन है बेटा जैनब, ये दिस इज जंक्शन, जंक्शन आ गया। हाँ R3 R4 सीरीज बिल्कुल, एज देयर इज अ जंक्शन बिटवीन R2 एंड, ठीक है भाई। तो अगर जंक्शन आ गया ना तो इसका मतलब देखो, मुझे बताओ क्या R1 R2 के बीच में जंक्शन है जैनब? नो, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में। क्या R2 R3 के बीच में जंक्शन है? हाँ, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में नहीं है। जंक्शन से करंट डिवाइड हो जाता है जैनब। R4 और R3 और R4 के बीच भी कोई जंक्शन नहीं है ना, इसलिए R3 R4 भी सीरीज में। बट वैसे R3 R4 अभी जब थोड़ी सी एडवांस सर्किट पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये एक्चुअली शॉर्ट हुए हैं सर्किट, बट वो दैट्स नॉट अ ऑलरेडी लेट इन R1 R2 R3, और इधर तो R1 R2 R3 सीरीज में। भाई मुझे बताओ क्या सारे सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना सीख गए? हाँ, और देखो सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताना, मेरे लिए काम थोड़ा मेरा बड़ा हुआ है, समझ रहे हो, थोड़ा सा अनलर्न भी करवाना है द क्रैप दैट इज ऑलरेडी इन योर माइंड। ठीक है ना, इसलिए आई हैव टू टीच द एंटायर ओ लेवल्स फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, अब आ जाओ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। अच्छा, ये सबको याद होगा, सबने पढ़ा होगा शायद, बट इसमें ये कॉन्सेप्ट मजे का उस वक्त बनेगा जब मैं इसको पूरा लिखूं। In series combination, the current through each resistor is same even if each resistor has a different value of resistance। आपको लग रहा था शुरू में मैं टाइम पास कर रहा हूँ कि मैं भी इक्वल IR लगा रहा हूँ, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ, इतना फारिग तो मैं होंगी नहीं कि टाइम पास करूँ। मैं एक्चुअली आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ रही है। लेकिन ये सब उस वक्त है जब एक गिवन सप्लाई से एक रेजिस्टर इंडिविजुअली कनेक्टेड हो। जब तीन रेजिस्टर्स या मल्टीपल रेजिस्टर्स सीरीज में आते हैं ना, तो भैया सबसे अहम चीज जो दिमाग में उतारनी है वो ये है कि एक 10 ओम का, एक 100 ओम का है करंट, लेकिन तीनों में सेम होगा, क्योंकि अब आ गए हैं ये सीरीज में।
सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे पहला हुस्न ये है कि जब रेजिस्टर सीरीज में आते हैं तो आई डोंट केयर इफ वन ऑफ द रेजिस्टर, एक 10,000 ओम का भी रेजिस्टर ले आओ, एक 5 ओम का रेजिस्टर ले आओ, आई डोंट केयर, सबका करंट सेम होगा। सबका करंट क्या होगा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि भाई अगर किसी को ये लगता है ना कि भाई किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको करंट ज्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा, या वाइस वर्सा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगी, ये सब उस वक्त होगा जब आपका रेजिस्टर इंडिविजुअली अकेला किसी सेल से कनेक्टेड हो। जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला धक्का आपको ये लगेगा कि बिकॉज दे आर इन सीरीज, आई डोंट केयर कि किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी की रेजिस्टेंस कम है, they all are going to have the same current. And if you want to figure out the total current, you can still use V equal IR. You can still use V equal IR. एक सवाल पूछते हैं आपसे, एक सवाल पूछते हैं आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने बोला था आपको अच्छी आती है इलेक्ट्रिसिटी, बोला था ना इसने थोड़ी देर पहले कि मुझे अच्छी आती है इलेक्ट्रिसिटी, आती थी, चलो चेक करते हैं, आती थी। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 100, सप्लाई है 50 वोल्ट, मुझे इसका करंट निकालना है, 100 होगा, कैसे निकालूंगा? सीरीज है, तीनों को ऐड करेंगे और एक ही होगा। अगर मुझे इस सर्किट का या इन रेजिस्टर से करंट निकालना है तो अब मैं इंडिविजुअली नहीं डील कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे V इक्वल IR तो मैं लगाऊंगा, V इक्वल IR तो I इज इक्वल टू V ओवर R। अब वोल्टेज लूंगा टोटल 50 और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? ऐड, तो मैं इसको कर दूंगा ऐड, तो रेजिस्टेंस भी होगी टोटल, सीरीज में आसान होता है सिंपली ऐड कर देना होता है, और टोटल वोल्टेज 50। अब करंट मिल जाएगा भैया कितना? 0.31 एम्पियर। तो सबका करंट सेम है, सबका करंट कितना है? हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज में, ये बात याद रखना। और वैल्यू कितनी है? 0.31 एम्पियर। अब अच्छी बात यह है कि हमारे क्यूट से बच्चे एहसन ने एक सवाल पूछा, और वो था हाउ। अरे डिलीट कर दिया, अरे पूछा था भाई, अभी पूछा। अभी मेरे को याद है किसी ने पूछा था कि सर क्यों डिस्पाइट के रेजिस्टेंस डिफरेंट है फिर भी करंट सेम क्यों होता है? देखिए, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, और हर मैंने भी कम से कम कोई 6 जगह टॉपिक पढ़ा दिया कॉलेज में, तो हर जगह सबने सवाल पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि रेजिस्टर्स जब सीरीज में होते हैं तो करंट सेम हो जाता है, डिस्पाइट कि एक की रेजिस्टेंस ज्यादा है एक की रेजिस्टेंस कम है। बिकॉज बहुत से लोगों का परसेप्शन ये होता है कि सर करंट को यूं आना चाहिए, यहाँ पे करंट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, फिर करंट और कम हो जाना चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ गई फिर और कम हो जाना चाहिए। ये तो बहुत ही कोई खतरनाक हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। पहले थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि आखिर करंट एग्जिस्ट कैसे करता है। देखिए, किसी क्लोज सर्किट में करंट की मिसाल, एक बार ज्यादा तार काट दोगे सर्किट में करंट नहीं होगा, सर्किट क्लोज होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी है, तभी करंट होगा। किसी सर्किट में करंट की एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे किसी चौरंगी में, जैसे किसी चौरंगी में बम्पर टू बम्पर खड़ी हुई गाड़ियां, बड़े गौर से देखना बेटा, सही है, बम्पर टू बम्पर खड़ी हुई गाड़ियां। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक गोल चौरंगी और सारी गाड़ियां बम्पर टू बम्पर खड़ी, एंड इफ यू वांट कि यहाँ पे गाड़ी चलती रहे तो सबने मूव करना, किसी एक ने भी पंगा डाल दिया ना तो ऐसा कर देने से सिर्फ वो उस जगह का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा बल्कि पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं, बीच में एक जगह लेट से कंजेशन आ गई, सही है, तो आपको क्या लगता है इस कंजेशन की वजह से ट्रैफिक सिर्फ यहाँ पे स्लो,
पूरा ट्रैफिक स्लो हो जाएगा ना। ऐसा है या नहीं? नहीं, इतना है कि निकल जाएगा तो आगे, ठीक है। तो हाँ, नहीं है, नहीं, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं क्लोज है ना, अभी अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि चारों तरफ से रास्ते बंद है और इनकी जिंदगी में एक ही काम है, गोल 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 घूम रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोड सही है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, हर बंदा नहीं समझ पाएगा। कराची में शारा फैसल सबने देखी होगी, ठीक है। शारा फैसल में, शारा फैसल बहुत लंबा है, लाइक ये हवारी टावर से स्टार्ट होता है और ये ड्रिग रोड तक जा रहा होता है। तो ड्रिग रोड बिल्कुल जहाँ पे शारा फैसल खत्म होता है काइंड ऑफ, उससे पहले ना एक जगह है जहाँ पे एयरफोर्स के ऑफिस वगैरह बने हुए, उनका पूरा वो बना हुआ है। तो एक बार ना मुझे याद है उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मतलब उनका गेट अंदर कर रहे थे, जिसकी वजह से ना शारा फैसल ना बिल्कुल एकदम से उस पॉइंट पे ना 2 लेन पे श्रिंक हो गई थी, सही है। उस कंजेशन की वजह से मुझे याद है हमारी टावर कम से कम भी ना कोई आधा घंटा ड्राइव पीछे है या 15-20 मिनट की ड्राइव पीछे है। आप देखेंगे कि वहां से ट्रैफिक रोता बजा रहा होता है, एंड दैट प्रीटी मच मेक सेंस ना यार। एक जगह कंजेशन का मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ वहां पे इम्पैक्ट आएगा, वो पूरे रोड पे इम्पैक्ट आएगा ना। लाइक वहां पे गाड़ी स्लो होगी तो पीछे सारी गाड़ियां स्लो हो जाएंगी। बिल्कुल यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज लूप ऑफ सर्किट में सारे वायर्स और रेजिस्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी मिसाल ऐसा ही है जैसे कि वो बम्पर टू बम्पर खड़े हुए। कैसे खड़े हुए? बम्पर टू बम्पर लाइन से खड़े हुए, सही है। अब लेट्स से ये सेल है और इस सेल में ना ये पूरा लूप है जिसमें वायर्स भी है, बीच में रेजिस्टर्स भी है, और ना सब में क्या हो रहा है, लाइन से इलेक्ट्रॉन खड़े हुए, बीच में सेल। सेल की मिसाल उस बनिए की है जिसकी दुकान पे लिखा होता है नक्त बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। मतलब वी डील इन कैश ओनली, हम डीले नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम उधार नहीं बर्दाश्त करेंगे। सेल का रूल ये है कि उस वक्त तक वो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से छोड़ेगा नहीं जब तक कि उसके पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन घुस ना जाए। सो करंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता कि एक करके पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वो एक रेजिस्टर से गुजरा, फिर वो दूसरे से गुजरा, फिर वो तीसरे से गुजरा और फिर वापस आया, वो करंट आ गया। नहीं, करंट ऐसे एग्जिस्ट करता है कि नेगेटिव सेल से लेके पॉजिटिव सेल तक जो भी वायर रेजिस्टर है ना, रास्ते में सब जगह इलेक्ट्रॉन बम्पर टू बम्पर है, सही है। द मोमेंट an electron leaves the negative cell na, at the same moment an electron enters the positive terminal of the cell. तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल एक साथ होती है। जिस लम्हे एक तरफ ऑक्सीडेशन होती है उसी लम्हे दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही होती है। तो ऐसे में अगर बीच में कोई एक हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर आ जाए तो उससे सिर्फ उसका करंट नहीं इंपैक्ट करेगा बल्कि सबका करंट इंपैक्ट करेगा। तो इफ दे आर ऑल बम्पर टू बम्पर एंड दे ऑल हैव टू फ्लो लाइक एक साथ ही मूव करना है, तो अगर किसी एक जगह भी कंजेशन आएगी तो उससे सिर्फ वहां का करंट थोड़ी इंपैक्ट होगा बल्कि पूरे लूप का करंट इंपैक्ट हो जाएगा ना। इसलिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप सीरीज में आ गए हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बीच में आपके पास लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगा हुआ है। व्हाट हैपेंड इज कि अब कम्युलेटिव रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी कि इस पूरे लूप में करंट कितना होगा, बट जितना भी होगा सब में सेम होगा। तो क्या मैं ये बात आपको समझाने में कामयाब हूं कि सीरीज में no matter a resistor has high resistance or a resistor has low resistance, all of them are going to have the same current. बोलो ना, ये सब मैं आपको वो लेवल रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं नया पढ़ा रहा, ठीक है। और अभी 3-4 लेक्चर तक हम सिर्फ वो लेवल्स पढ़ेंगे, बट फिर मजा आ जाएगा मैं ये लेवल्स पढ़। तो जरा जल्दी से इस सर्किट का टोटल करंट बताएं, जल्दी जल्दी से 10 सेकेंड्स। ठीक है भाई, आई थिंक दिस इज अ 2 रुपी क्वेश्चन। V इक्वल IR, वोल्टेज है 60, रेजिस्टेंस कितनी है 20 + 50 + 40,
and what you get is 0.5. और at all point in the loop, if everything is in the series combination, सबका करंट exactly 0.55 होगा approximately. सारे मेरे साथ हैं भाई? Are you with me? Again, not to mention total resistance, total current चेल्सी ने 0.67. अब आते हैं थोड़ा सा आगे. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा है, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है. सभी सुन ले. बहरहाल ए लेवल में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. मैं तो ओ लेवल्स वालों को पढ़ाता था, मेरे ख्याल से ओ लेवल्स में उसूलन इसको पढ़ाना चाहिए. वो ये कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और वोल्टेज डिवीजन का एक प्रॉपर रूल है. वो रूल कहलाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल. क्या मतलब? मतलब ये कि पहली बात तो ये कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज डिवाइडेड. और जितने भी रेजिस्टर सीरीज में ना, अगर आप उनका इंडिविजुअल वोल्टेज निकालेंगे ना और फिर आप उनको सम करेंगे तो वो टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर इसको मिलने 10 वोल्ट, इसको मिलने 20 वोल्ट और इसको ही मिलने 20 वोल्ट, तो 20 और 10 मिलके 50 हो जाएंगे ना. इसका मतलब फॉर श्योर सप्लाई वोल्टेज कितने की? 50 वोल्ट्स की. डिवीजन का रूल है, ऐसा नहीं कि जिसको दिल में आया जितना वोल्टेज मिल गया. डिवीजन का रूल ये है कि आपको जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, लेट्स से V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर R1, तो आप R1 की रेजिस्टेंस को रखोगे न्यूमरेटर में और आप टोटल रेजिस्टेंस को रखोगे डिनोमिनेटर में, विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3, और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे टू द सप्लाई वोल्टेज विच इज V. तो इस इक्वेशन से आपको पता लग जाएगा R1 के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज क्या हो. अजान हो रही है गाइस, 1 मिनट वेट करना, अजान हो रही है.
Alright, G, so we are back. I hope I'm audible to all of you, right? हाँ, ये बेसिक फ्रैक्शन का रूल होता है ना, फ्रैक्शन ऐसे तो निकालते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चाहिए, का वोल्टेज चाहिए, तो मैं इसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखूंगा डिवाइडेड बाय बेसिक रेशियो मेथड यही होता है ना, जिसका हिस्सा चाहिए उसको ऊपर रखो, टोटल से डिवाइड कर दो। R3 में इसकी रेजिस्टेंस, R3 की रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में और टोटल रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्या रूल है कि अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो वोल्टेज डिवाइड होगा। जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस आप न्यूमरेटर में रखो, टोटल रेजिस्टेंस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी उसको डिनोमिनेटर में रखो और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दो टू द सप्लाई वोल्टेज, यू विल गेट द टोटल, यू विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। समझ उसी वक्त आएगा सही मानों में जब हम किसी वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करें। सो लेट्स से आई हैव 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 and 3 have their values 5 ohms, 10 ohms and 20 ohms, and there is a supply voltage of 140 volts. Okay, so if I want voltage across R1, let's say that is V1, voltage across R2 is V2, and let's say voltage across R3 is V3. So if I want to figure out V1, which is voltage across R1, I'm gonna keep the resistance of R1 in the numerator, which is 5, and total resistance in the denominator, which is 5 plus 10 and 20 in this circuit. And then I'm going to multiply it with the supply voltage, which is 140 volts. And what I'll get is 20 volts. This is the voltage across this resistance, V1. If I want voltage across the resistor R2, I'm going to keep this 10 ohm in the numerator and the supply, which is 10 plus 5 plus 10 plus 20 in the denominator. And then I'm going to multiply it with the supply voltage, which is 140 volts. And I'll get 40 volts, right? If I want V3, I'm going to keep its resistance in the numerator and the total resistance, which is again 5 plus 10 plus 20 in the denominator, multiply it with 100, with 140, and I guess 80 volts, right? This is, my dear students, one way of finding the voltage across individual resistors when they are connected in a series combination, okay? But there is another method, and I'm pretty sure you guys have studied that method with greater frequency. वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे वो लेवल्स में। वो ये कि अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए तो आप पहले सर्किट का टोटल करंट निकाल दो V इक्वल IR लगा के, जिसमें आप वोल्टेज भी टोटल ले लो, रेजिस्टेंस भी टोटल ले लो। जैसे 140 वोल्ट की सप्लाई है ना, और 3 रेजिस्टर है 5, 10 और 20 के, तो V इक्वल IR लगाओ, टोटल वोल्टेज इज 140, टोटल रेजिस्टेंस इज 5 plus 10 plus 20। यहां से आप पहले टोटल करंट निकाल लो, वो कितना आएगा? एक मिनट, पेशेंस हो जाएगा, कोई बात। सो यहां से आपको टोटल करंट कितना आ जाएगा भाई? 4 एम्पियर्स। ओके, आर यू ऑल विद मी? 4 एम्पियर का टोटल करंट। अच्छा भाई, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये करंट तीनों में सेम होगा, 4 एम्पियर 4 एम्पियर। अब आप V इक्वल IR इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप इंडिविजुअल बेसिस पे अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल, पहले आपने पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ली थी और टोटल वोल्टेज लिया था, अब आप इंडिविजुअल बेसिस पर आ जाओ। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 5 और इसका करंट है 4। सिर्फ V इक्वल IR अगर मैं इस पे लगाऊंगा ना, तो मुझे इस रेजिस्टर का वोल्टेज मिल जाएगा। तो मैं अगर V इक्वल IR लगाता हूँ ना, तो इस रेजिस्टर का करंट है 4, ओके, और इसकी रेजिस्टेंस है 5। कितना आंसर आ रहा है? 20 वोल्ट्स। इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर भी V इक्वल IR लगा देंगे चुप से। इस रेजिस्टर का करंट है वही 4 और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 10। आंसर आ गया 40 वोल्ट्स। अगर मैं इस रेजिस्टर की बात करूं तो इसका भी करंट तो 4 ही है ना, और रेजिस्टेंस कितनी है? 20। कितना आंसर आ गया? बोलो भाई, कितना आ गया? सेम आंसर आ रहा है? दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा डेफिनेटली,
बट दोनों आपको पता होने चाहिए कि डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल का फॉर्मूला लगा के भी आप इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल सकते हो, और आप यूं भी कर सकते हो कि लाइक आप पहले टोटल करंट निकाल लो, फिर V इक्वल IR इंडिविजुअल रेजिस्टर्स पे लगा के अप्लाई कर दो। दोनों ही केस में इंशाल्लाह आफाका होगा। ठीक है, बोलो ना, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? May I please get acknowledgement from everyone listening to us online from all around the world? Please, quick. सही है, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो ओ लेवल्स में पढ़ा है उसको हम बिल्कुल टिप पे ले आए अच्छे से, बिकॉज वरना कोई फायदा ही नहीं है लेवल के सर्किट कराने का, टाइम जाया होगा उस पर। ठीक है, चलें जी, अब मालिक इतना खर्चा हो गया है तो एक सर्किट आपसे भी करवा ही लेते हैं। चलो भाई, जल्दी से तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज निकाले, तीनों का अपना अपना करंट निकाले, सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से निकाले और मुझे बताएं तीनों का क्या वोल्टेज आ रहा है। हाँ, इंडिविजुअल वोल्टेज। हाँ 5 है, 30, 20 और 5 ohms। अरे इंडिविजुअली क्यों निकाले, आंसर तो सेम होगा ना। मतलब तीनों का अपना अपना वोल्टेज निकाले, V1 कितना है, अच्छा, V2 वोल्टेज कितना है, पूछा V3 ये निकाले। करंट तो तीनों का सेम होगा बिकॉज़ दे आर इन सीरीज। ओए आ गया, इंडिविजुअल सम करके 40 आ रहा है, इसका निकलना 30 ऊपर टोटल नीचे मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई विच इज 40, राइट। दूसरे केस में 20 न्यूमरेटर में, 30 प्लस 20 प्लस 5 डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय सप्लाई वोल्टेज, व्हाट यू गेट इज 14.5 वोल्ट्स, राइट। तीसरे वाले केस में भाई इसकी रेजिस्टेंस है 5, ओके, सो 5 ऊपर और टोटल नीचे, and then you multiply the supply voltage, what you get is 3.7 volts. So in series combination, the resistor with the highest value of resistance gets the largest share of voltage and vice versa. जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसको वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगा, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसको वोल्टेज सबसे कम मिलेगा। देख रहे हो, सबसे कम 5 ओम की है ना, सबसे कम वोल्टेज उसी को मिला है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसकी, सबसे ज्यादा वोल्टेज भी इसको मिला है। और बिल्कुल उस रेशो सेम, रेशो भी सेम होगा। अगर किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डबल है तो उसके पास वोल्टेज भी पहले वाले के मुकाबले में डबल आ रहा होगा। So this is only for series combination. If resistors are connected in series combination, so the voltage of their voltage, the ratio of their voltage is the same as the ratio of their resistances. समझ लो। यही क्वेश्चन मैं यूं भी सॉल्व कर सकता हूं कि मैं सर्किट का पहले टोटल करंट निकाल लूं, V इक्वल IR से, वोल्टेज 40 है, टोटल रेजिस्टेंस 30 प्लस 20 प्लस 5 है, आई गेट द टोटल करंट एज 0.73, प्रिसाइजली 0.727 है आई थिंक, बट बहरहाल। फिर अब तीनों का करंट सेम हो गया, अब तीनों की रेजिस्टेंस ही पता, तीनों का करंट ही पता, तो अब मैं इंडिविजुअल अटैक करूंगा।
पहले वाले का करंट 0.73 और रेजिस्टेंस कितनी है 30। 0.73 को 30 से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे वाले में 0.73 उसकी रेजिस्टेंस 20, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें। तीसरे वाले की करंट भी 0.73 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर दो ना, पूरा 727 कर दो, तो आपको मोर और लेस वही आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको पीछे। तो दो डिफरेंट मेथड से आंसर डिफरेंट नहीं आते, ठीक है। Are you all with me till now? Are you all good to go? चलो भाई, अब थोड़ा सा है वो लेवल का ही, थोड़ा सा बेहतर सवाल है। कोशिश करें 30 सेकेंड्स में मुझे इसका आंसर देना। अब निकालो, सारे पेपर पर निकाल लो। Calculate the resistance of Rx when voltage across R1 is 10 volts. आपको ना 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए, 4 में से 3 की रेजिस्टेंस दी हुई है 20, 40, 50। ये जो Rx है ना, ये एक अननोन रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है और इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट। Rx निकालना है, चलो भाई। हाँ भाई, Rx की वैल्यू कुछ लोगों का 90 आंसर आना शुरू हो गया। इतनी देर का था, बस 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है ये। हाँ भाई, should I dive in? Okay, so there are two ways to solve this question. I'm going to explain both. Okay, so the first one is like, because I know the resistance of this resistor and the voltage across this resistor, so I can use V equal IR to find the current through this resistor. So voltage is 10, current resistance is 20, so I'll get current as 10 over 20, which is 0.5 amperes, right? Now, what I need to understand is that the 0.5 ampere is not just the current through this resistor. Actually, it's the current through all the resistors, because all of these resistors are in series combination. So if I find current through any of the resistors, I have actually found current through all the resistors because they all have the same current. Do you understand this? So it's the 0.5 ampere is not just the current through this resistor, rather this is the total current, and this is precisely current through each resistor. Are you all with me till now? Now, because I know the total current, I can again use V equal IR, but this time I'm going to use the total voltage, which is 100 volt. I'm going to use the total current, which is still 0.5.
And I'm going to use the total resistance, which is going to be the sum of all the 4 resistances. So this is going to be 20 plus 40 plus 50 plus Rx. Are you all with me? Now, all I need is to make Rx the subject, and boom, I'll get 90. 90. वैसे भी अब जितने वोट पड़ गए इनको, जितनी सीटें मिल गई हैं, दूसरे वाले में एक और मेथड हो सकता है क्या? The same question can be done in an otherwise way. I'll explain that too as well. Is it clear to all of you, this particular method? How many of you have used this method? Good. Okay. Now the same question can be done in a comparatively lesser time by using the voltage divider rule. So what I do is, because I know the voltage across this resistor, so I'll use the voltage divider rule, which is voltage across any particular resistor in series combination is equal to the resistance of that resistor in numerator and the total resistance in the denominator, which is going to be R1 plus R2 plus R3 plus Rx, and this whole times the supply voltage. Right? Now, this resistor has a voltage of 10 volts across it. So V1 is going to be 10. This resistor, this R1, has a resistance of 20. So I'm going to keep 20 in the numerator. And the total resistance is 20 plus 40 plus 50 plus Rx. 20 plus 40 plus 50 plus Rx, because Rx is unknown. And I'm going to multiply it with the total voltage, which is 100 volts. Okay? यहाँ से भी आप Rx को सब्जेक्ट बना लें, इंशाल्लाह आफाका होगा, आपको आंसर 90 ही आएगा. कोई ऐसा बचा जिसने ये मेथड यूज किया हो? आपको भी ये आंसर आ रहा 90? Yes, sir, me. खाने से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़े तो कहानी हुआ. So we'll get the same answer. So anyone from the online community who is not able to understand this, please ask me. I'll explain it. No problem. And if no, then please everyone write all clear on chat so we can end the meeting here. Full clear. Okay, everyone. See you all tomorrow. अपना ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.